अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, हम आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम आपको फिर से थैंक्स कहना चाहते हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि हमारी मेहनत को आप कबूल कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप जब हमें फ़ोन करके कहते हैं कि सर आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमें शिद्दत से आपके वीडियोस का, आपकी ख़बरों का इंतज़ार रहता है, तो यकीन जानिए हम जो है साहब फूले नहीं समाते हैं। और यकीनन जब इंसान मेहनत करता है, जब इंसान मशक्क़त करता है और जब तमाम तर मुश्किलात को झेल करके आपके लिए ख़बरें लेकर के आता है, आप जब अप्रिशिएट करते हैं, आप जब तारीफ़ करते हैं, तो हमें यकीनन बेहद खुशी होती है। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जिस तरह की मोहब्बत अभी तक आपने बना कर रखी है, इस मोहब्बत को बनाए रखिएगा। हम इंसान हैं, गलतियां इंसान से होती है, हम भी गलतियों के पुतले हो सकते हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती है। आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट्स में हमें बिल्कुल हमारी जो है साहब इस्लाह करते रहिएगा, हमें टाइम टू टाइम टोकते रहिएगा, हमें बताते रहिएगा कि हम कहाँ गलती करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, एक बात हम आपसे और कहना चाहते हैं दोस्तों। देखिए, हम एक पत्रकार की हैसियत से चीज़ों को निष्पक्ष रूप से देखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आप किसी पार्टी के समर्थक हो सकता है कि आपको मेरी बातें हो सकता है कि मेरी बातें आपके मुवाफिक ना हो, इसलिए आपको अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन आप जब मेरी बातों को सुने, जब मेरी खबरों को देखें, तो मुझे एक सपोर्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक पत्रकार के तौर पर आप जब सोचेंगे, अपने आप को मेरी जगह रखकर सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि यकीनन एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों को निष्पक्ष रूप से सामने रखे। चलिए खैर, फिर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए घमासान जारी रहा लंबे समय तक, और लंबे समय तक गांव मोहल्ला ने आपको सीमांचल के तमाम तर सीटों के अपडेट्स भी देते रहे। जैसा कि आप सबको मालूम है, 125 सीटें एनडीए के खाते में गई है, जिसमें से बीजेपी को 74 सीटें मिली है, जेडीयू को 43 सीटें मिली है और अकेले आरजेडी ने 75 सीटें हासिल की है। ये जानकारी आपके पास है। दरअसल ये जानकारी हम आपको इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 3 बड़ी खबरें बताने वाले हैं। पहली खबर हम आपको नीतीश कुमार से जुड़ी देंगे, दूसरी खबर हम राजद के सुप्रीमो तेजस्वी यादव से जुड़ी देंगे और तीसरी खबर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से जुड़ी खबर हम आपको बताएंगे। दरअसल नीतीश कुमार ने नई सरकार की गठन को लेकर के उनकी पार्टी में, उनके एनडीए की जो घटक दल हैं, उनमें कवायद शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। हालांकि पिछले 2 दिन से इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, सियासी गलियारों में यह चर्चा थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। उनके कुछ कंडीशंस थे, उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे थे, जिसके वजह से उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। हालांकि उन्हें मना लिया गया है, उन्हें समझा लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार ही जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में, उसके अगले मुख्यमंत्री होंगे। किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे और किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसको लेकर हालांकि कयास जारी है। और आज नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की, मीडिया से वो रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि शपथ समारोह की तारीखों को लेकर के अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कल, यानी आने वाला कल की हम बात कर रहे हैं, उनके जो 4 घटक दल हैं उनको लेकर के जो एक उनकी मीटिंग होगी, एक बैठक होगी और बैठक के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि शपथ समारोह कब रखा जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें भी क्लियर की जाएंगी कि साहब किस पार्टी से कितने लोगों को मंत्रालय दिया जाएगा, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। ये इन चीज़ों पर जो है साहब कल के बाद ही जो है तफसरा होंगे और तफसील से इस पर बातचीत होगी। ये तो रही नीतीश कुमार से जुड़ी खबर। वहीं अगर लालू के लाल तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव, आप सबको मालूम है कि उनकी जो पार्टी है बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है और लंबे समय से बिहार में उनकी पार्टी का जो है वर्चस्व भी रहा है। आज जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो काफ़ी एग्रेसिव नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धन, बल और छल का इस्तेमाल करने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार को जीतने के लिए नीतीश कुमार ने, नरेंद्र मोदी ने धन का इस्तेमाल किया, बल का इस्तेमाल किया, छल का इस्तेमाल किया। ये आरोप हैं तेजस्वी यादव के। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर कोई भी बैठे, मुख्यमंत्री कुर्सी पर कोई भी बैठे, असली विजेता तो हम ही हैं और हम जब तक यहां पर हैं, जब तक विपक्ष में रहेंगे, सरकार के नाक में नकेल कस कर रखेंगे और हमेशा अवामी मसाइल को हम पटल पर लाने की पहल करेंगे। ये बातें तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। हालांकि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के जो दूसरे लीडरान हैं, राजद और कांग्रेस की तरफ से लगातार ये भी
खबरें मिल रही है और इस तरह की चहमी गोइयाँ हो रही है, इस तरह की जो है साहब बातें आ रही है कि कहीं ना कहीं जो ओवैसी फैक्टर उभर कर आया है इस इलेक्शन में जहां ओवैसी साहब, हालांकि इससे पहले ओवैसी फैक्टर को वोट कटवा के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब क्योंकि ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली है और सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही है कि अगर आज बिहार में गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है, अगर बिहार में गठबंधन के बजाय एनडीए को फिर से बहुमत मिली है, तो इसके लिए सीधे तौर पर ओवैसी साहब जिम्मेदार हैं, क्योंकि ओवैसी ने भले ही सीमांचल में 5 सीटें जीती हो, लेकिन 50 सीटें गठबंधन की खराब कर दी है। ये आरोप, ये एलिगेशंस कहीं ना कहीं राजद और जो कांग्रेस हैं और जो गठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं या लीडरान हैं या पार्टीज हैं, उनकी तरफ से ये चीजें जो है उभर कर आ रही हैं। हालांकि इस पर ओवैसी साहब ने स्पष्टीकरण दिया है। ओवैसी साहब ने कहा है कि हमने चुनाव से पहले गठबंधन के लिए बारहा कहा था, हमने बार बार अपने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के जरिए पहल की थी, कोशिश की थी, और उन्होंने 1 to 1 अलग अलग पार्टी के लीडरान से मुलाकात भी की थी, जीतन राम मांझी से भी मिले थे, टेलीफोनिक वार्तालाप भी अलग अलग पार्टी के नेताओं से हुई थी, और लगातार अख्तरुल ईमान साहब ये बात कह रहे थे। और मैंने गांव मोहल्ला की टीम ने भी जब उनका इंटरव्यू किया था, और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि अख्तरुल ईमान साहब ने गांव मोहल्ला को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं ये चीज़ आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल अगर गठबंधन की सरकार नहीं बांध पाती है तो गठबंधन हम पर यह इल्जाम बिल्कुल भी नहीं लगाए कि साहब हमने वोट काटने का काम किया है। इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपने गठबंधन में शामिल कीजिए। हालांकि ये एक बार नहीं, किशनगंज में भी, जो किशनगंज में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दफ्तर है, दारुल ईमान, वहां पर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अख्तरुल ईमान ने यही कहा कि हम गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। फिर अख्तरुल ईमान साहब पटना के कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बारहा लगातार इस बात को दोहराया कि साहब हम गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सेकुलरिज्म को मजबूती मिले, हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर के हम एक मजबूत सरकार बिहार में दें, एनडीए को उखाड़ फेंके। ये बातें अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से कही गई थी, लेकिन उनकी बात को उतना सीरियस नहीं लिया गया था, और शायद गठबंधन को लगा भी नहीं था कि ओवैसी साहब या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो आज तक जिसको हम वोट कटवा समझ रहे थे, वो 5 सीटें ले लेंगे और हमारे इन जगहों पर जो है हमारे कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को मुँह की खानी पड़ेगी। खैर, तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब ने कहा है कि हमने गठबंधन के लिए पहले ही कहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बारहा कोशिश की थी, लेकिन गठबंधन के लिए कांग्रेस राजद वाले तैयार नहीं हुए। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस और राजद के लोग जिम्मेदार हैं। ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि संवैधानिक अधिकार है हमें, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी राज्य में जाकर के इलेक्शन लड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल, आने वाला चुनाव बंगाल का है, उसके बाद यूपी का इलेक्शन है, तो ओवैसी साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि हम बंगाल में भी और यूपी में भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, हम देखते हैं कौन हमारा क्या बिगाड़ लेता है। यानी स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि हम हर हालत में, हर सूरत में और पूरी मजबूती के साथ बंगाल और यूपी में इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा ओवैसी साहब का कहना है। और उन्होंने कहा कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। साथ ही साथ ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि दरअसल वो लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो आज खौफ में हैं। वो खौफ में इसलिए है क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो आज तक ठगते हुए आए हैं, मुसलमानों को अब इस बात का एहसास होने लगा है कि साहब सेकुलरिज्म के नाम पे सिर्फ हमारे वोट बैंक का इस्तेमाल हुआ है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, हमारे क्षेत्र के विकास का कोई काम या जो तरक्याती काम होने चाहिए वो नहीं हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। वो कहीं ना कहीं जो एमवाई फैक्टर है उससे एम जो है वो निकल करके कहीं ना कहीं ओवैसी साहब की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर ओवैसी साहब का यही कहना है कि भाई सेकुलरिज्म के नाम पर आज तक देश में जो पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म की बात करती है, दरअसल मुसलमानों को यूज करने का काम किया, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का काम किया है, और ये ऐसा आने वाले दिनों में नहीं होगा। और इस बात का सबूत यही है कि सीमांचल के एक बड़े तबका ने ओवैसी पर एतमाद करते हुए 5 सीटों पर उन्हें जीत दिलाई है। आपको बताते चलें कि 5 सीटें सीमांचल की जो आई हैं उनमें अमोर विधानसभा क्षेत्र है, बायसी विधानसभा क्षेत्र है, और जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र है जो पूर्णिया जिला के अंतर्गत आता है। अमोर विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब को जीत मिली है, बायसी से रुकनुद्दीन साहब को जीत मिली है, और जोकीहाट से शाहनवाज आलम साहब को जीत मिली है। ये वही शाहनवाज हैं सीमांचल गांधी के नाम से विख्यात,
किशनगंज की पूर्व सांसद, मंत्री रहे मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के छोटे लाल शाहनवाज, जो कभी बाई इलेक्शन में राजद के टिकट से जोकीहाट से वहाँ के विधायक रहे, लेकिन पार्टी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की, उनका टिकट काट करके उनके बड़े भाई को इलेक्शन लड़वाया। हालांकि इस इलेक्शन में लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़े शाहनवाज पर एतमाद किया, उन पर भरोसा किया। जब गांव मोहल्ला की टीम ने वहां के लोगों से बातचीत की तो लोगों का यही कहना था कि हमें शाहनवाज के अंदर मरहूम तस्लीमुद्दीन का अक्स नज़र आता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर शाहनवाज को मौका दिया जाए, एक खिदमत का अगर इनके अंदर इनकी खिदमत के लिए आगे बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलकर सीमांचल की दिशा और दशा को बदलने में काफ़ी जो है साहब कारगर साबित होंगे। अब हम बात करते हैं कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र की। कोचाधामन से अलहाज इजहार अस्फी साहब को जीत मिली है, और वहीं अगर बहादुरगंज विधानसभा की बात की जाए तो बहादुरगंज से अंजार नईमी को जीत मिली है। आपको बताते चले कि बहादुरगंज में लंबे अरसे से ये जो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र है, ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब जहां से जीते हैं अमोर विधानसभा, वो भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। आपको बता दें कि अमोर विधानसभा से लगभग 30 साल विधायक रहे अब्दुल जलील मस्तान साहब, और लगभग 16 साल जो है बहादुरगंज से कांग्रेस के विधायक रहे तौसीफ साहब। ये दोनों जगह ऐसी है जहां पर जब हमारी टीम वहां लोगों से मिली, लोगों से बातचीत की, तो लोगों का एक ही कहना था कि साहब हम यहां बदलाव चाहते हैं। हमने एक शख्स को लंबा समय दिया, एक लंबा अरसा उन्होंने यहाँ गुजारा, जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए हैं, इसलिए हम यहाँ बदलाव चाहते हैं। अब्दुल जलील मस्तान साहब की अगर बात की जाए तो उनकी काफ़ी उम्र हो गई है, उनको चलने फिरने में भी दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। आज जब गांव मोहल्ला की टीम अमर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों से बातचीत कर रही थी, तो वहाँ पर लोगों का ये कहना था कि हमने इस बार जो अख्तरुल ईमान साहब को चुना है उसके कई वजूहत हैं। पहली वजह तो यह है कि वो एक अच्छे लीडर हैं, बेबाक बोलते हैं, और हमें एतमाद है कि वो हमारी जो समस्याएं, हमारे जो मसाइल हैं उसको पटल पर लाएंगे और हम पटल पर लेके जाएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और वहीं पर अगर बहादुरगंज की बात की जाए तो बहादुरगंज में एक हवा चल गई थी कि भाई हमें बदलाव करना है, चाहे जीते कोई भी। और कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि सीमांचल में इस वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के लोगों में एक जो है सा फिक्र दिखी गई, लोगों में एक कहीं ना कहीं एक रुझान दिखा गया। हालांकि ये भी सच है कि किशनगंज विधानसभा से कमरुल हुदा साहब अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं पर अगर ठाकुर विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ पर जिस शख्स को टिकट दिया गया था वो अपनी वो सीट नहीं निकाल सके। तो इस तरह से ओवरऑल अगर ये कहा जाए कि 5 सीटें सीमांचल की जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में गई है, इससे बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है और कहीं ना कहीं यहाँ की सियासत गर्मा गई है। वो पार्टियाँ जो कल तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट कटवा के तौर पर समझती थी, आज वो उन्हें किंग मेकर के तौर पर देख रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में ओवैसी और उनकी पार्टी और उनके लोग बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपके जहन में किसी तरह कोई सवालात हो, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपसे ये विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उन तक वीडियो को पहुंचाइए। हमारी यही मदद करिए। अल्लाह हाफिज़।